नमस्कार मित्रों, अन्ननली का कैंसर क्या होता है? अन्ननली 25 सेंटीमीटर लंबी मांसपेशी युक्त नली होती है जो खाने को गले से पेट तक ले जाती है। अन्ननली का कैंसर विश्व में होने वाला 8वां सबसे आम कैंसर है। 2020 में लगभग 6 लाख लोगों को यह कैंसर हुआ था। अन्ननली जब पेट को मिलती है उस हिस्से को जीई जंक्शन यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन कहते हैं। इस एरिया में उद्भव होने वाले कैंसर को गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन कैंसर भी कहते हैं। अन्ननली के कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ज्यादातर अन्ननली के ऊपरी हिस्से में होते हैं। एडिनोकार्सिनोमा ज्यादातर अन्ननली के निचले हिस्से में होते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स, लिम्फोमास और सार्कोमा जैसे असामान्य कैंसर भी अन्ननली में होते हैं। इस कैंसर की 5 वर्षीय जीवित रहने की दर यानी कि सर्वाइवल रेट लगभग 20% होता है। ये सर्वाइवल रेट कैंसर के स्टेज पे डिपेंड करता है। स्टेज 1 एंड 2 जिसमें कि कैंसर अन्ननली की दीवारों तक सीमित होता है, उसमें सर्वाइवल रेट 35 to 45% होता है। स्टेज 3 इसमें कि कैंसर अन्ननली से फैल के आसपास के लिम्फ नोड्स में फैला हुआ होता है, उसमें सर्वाइवल रेट लगभग 25% होता है। एंड स्टेज 4 जिसमें कि कैंसर अन्ननली से बाहर शरीर के अन्य अंगों में फैला हुआ होता है, उसमें सर्वाइवल रेट लगभग 5% होता है। अन्ननली कैंसर के होने के कारण कुछ इस प्रकार होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ज्यादातर 45 साल की आयु के बाद इस कैंसर को पाया जाता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये कैंसर होने का रिस्क 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, चबाने वाला तंबाकू या सिगरेट स्मोक वाला तंबाकू, दोनों में ही स्क्वैमस सेल कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करने से भी स्क्वैमस सेल कैंसर का रिस्क बढ़ता है। मोटापा भी अन्ननली के कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है, जिसमें ज्यादातर एडिनोकार्सिनोमा नामक कैंसर का रिस्क होता है। लंबे समय तक एसिड रिफ्लक्स की बीमारी के कारण अन्ननली में सूजन आती है। इस सूजन से अन्ननली की अंदरूनी त्वचा में बदलाव आता है, जिसे बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं। बैरेट्स इसोफेगस में आगे जाके डिस्प्लेजिया हो सकता है, जिसमें एडिनोकार्सिनोमा नामक कैंसर विकसित हो सकता है, जिसको डेवलप होने में काफी साल लगते हैं। अकेलेजिया कार्डिया नामक अन्ननली की मांसपेशियों की एक बीमारी है। इस बीमारी में मरीज को खाना निगलने में दिक्कत होती है। लंबे समय तक अगर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो उसमें स्क्वैमस सेल कैंसर नामक अन्ननली का कैंसर हो सकता है। जिन मरीजों ने गलती से एसिड निगल लिया है और उनकी अन्ननली सिकुड़ गई है या डैमेज हो गई है, उनमें काफी सालों बाद अन्ननली में स्क्वैमस सेल कैंसर होने की शक्यता होती है। कैंसर से होने वाले लक्षणों को उद्भव होने से पहले अगर हम कैंसर को पकड़ लें तो उसका इलाज असरकारक तरीके से हो सकता है। इस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहते हैं। बैरेट इसोफेगस वाले मरीजों में लंबे समय में एडिनोकार्सिनोमा नामक इसोफेजियल कैंसर होने की शक्यता होती है। जो बदलाव है बैरेट इसोफेगस वाले मरीजों में बायोप्सी करके अंदरूनी त्वचा में हुए बदलाव को नापा जाता है। अगर ये बदलाव लगभग ना के बराबर है, जिसको नो डिस्प्लेजिया कहते हैं, उन मरीजों में हर 3 साल में एक बार एंडोस्कोपी परीक्षण करवाने की जरूरत होती है। अगर उसमें थोड़ा बदलाव आया है, जिसको लो ग्रेड डिस्प्लेजिया कहते हैं, उनमें हर 6 महीने में एक बार एंडोस्कोपी परीक्षण करवाना होता है। और अगर ये बदलाव बहुत ज्यादा है, जिसे हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया कहते हैं, जिसमें कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, उसमें मरीज को हर 3 महीने में एक बार एंडोस्कोपी करवाने के लिए बताया जाता है। जिनको बैरेट इसोफेगस नहीं है, उनको स्क्रीनिंग की कोई गाइडलाइन लागू नहीं होती है, उनमें एंडोस्कोपी परीक्षण करवाने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआती चरणों में अन्ननली का कैंसर कोई लक्षण पैदा नहीं करता है। जब ट्यूमर छोटा होता है तो उसमें से ब्लीडिंग हो सकता है और मल का रंग काला हो सकता है। जैसे जैसे ट्यूमर का साइज बढ़ता है वैसे वैसे वो अन्ननली को ब्लॉक करता है, जिसके कारण निगलने में कठिनाई होना, खाना वापस आना, छाती में दर्द या जलन होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ मरीजों को खांसी होती है, कुछ मरीजों में आवाज में भी बदलाव आ सकता है। वजन कम होना भी इस कैंसर का एक लक्षण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे लक्षण अन्ननली की कुछ सामान्य बीमारियां जैसे कि रिफ्लक्स डिसीज और अकेलेजिया कार्डिया में भी पाए जाते हैं। ऊपरी एंडोस्कोपी यानी कि अपर जी एंडोस्कोपी, इस परीक्षण में एक पतली लचीली ट्यूब जिसके सिर के हिस्से पर लाइट और कैमरा होता है, उसको मरीज के मुंह में डाला जाता है और जिससे अन्ननली की अंदर की त्वचा का निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई असामान्य दिखने वाला एरिया महसूस होता है
तो डॉक्टर उसमें से बायोप्सी लेता है और उसको लेबोरेटरी में सबमिट किया जाता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एंडोस्कोपी के जैसा ही एक टेस्ट है जिसमें एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड मशीन एंडोस्कोपी के ऊपर लगाई जाती है। इस टेस्ट से ट्यूमर अन्ननली के भीतर कितना फैला हुआ है और वो आसपास के लिम्फ नोड्स में फैला है कि नहीं उसका पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट के दौरान इन लिम्फ नोड्स में से बायोप्सी भी ली जा सकती है। सीटी स्कैन काफी कॉमनली किया जाने वाला टेस्ट। इस टेस्ट में विभिन्न कोणों से लिए गए एक्सरे से शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाई जाती है जिससे ट्यूमर का स्थान, लंबाई और सीमा का सुनिश्चित किया जाता है। इस टेस्ट को कारगर बनाने के लिए कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो एक डाई है जो मरीज को इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। पेट सीटी स्कैन, जिसको पेट स्कैन भी कहते हैं, वो ज्यादातर सीटी स्कैन के साथ ही किया जाता है। कैंसर के स्टेज को निर्धारित करने में मदद करता है। इस टेस्ट में मरीज को एक रेडियो एक्टिव पदार्थ इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और मशीन शरीर को स्कैन करता है। मॉलिक्यूलर मार्कर्स और जेनेटिक टेस्ट कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो ट्यूमर टिश्यू पर किए जाते हैं। इनके कई तरह के नाम हैं जैसे PDL1, HER2 और MSIH। इस टेस्ट के रिजल्ट से डॉक्टर ये पता लगाते हैं मरीज में किस तरह की इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेस्ट का इस्तेमाल ज्यादातर स्टेज 4 कैंसर में किया जाता है। अन्ननली कैंसर का इलाज कैंसर के स्टेज पर निर्भर करता है। स्टेज 1 और 2 का मतलब ये है कि कैंसर अन्ननली की दीवार तक सीमित है। स्टेज 3 का मतलब ये है कि कैंसर दीवार से परे आसपास के लिम्फ नोड्स में फैला हुआ है। और स्टेज 4 कैंसर का मतलब ये है कि कैंसर शरीर के अन्य अंगों जैसे कि लिवर और फेफड़ों में भी फैला हुआ है। अन्ननली के कैंसर का इलाज विभिन्न पद्धतियों से किया जाता है। स्टेज 1 और शुरुआती स्टेज 2 का इलाज ऑपरेशन से किया जाता है। इस ऑपरेशन में अन्ननली के कैंसर के साथ जरूरी मार्जिन लेके अन्ननली के हिस्से को निकाला जाता है और स्टमक का ट्यूब बना के गले में रही हुई अन्ननली के साथ जोड़ा जाता है। अगर ट्यूमर स्टमक के ज्यादा हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा है तो कई बार स्टमक को भी निकालने की जरूरत पड़ती है। उस ऑपरेशन के दौरान छोटी आंत का इस्तेमाल किया जाता है और छोटी आंत को अन्ननली से जोड़ के खाने के रास्ते को सुनिश्चित किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी यानी कि विकिरण थेरेपी में भारी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को मार देती है। इसको कई बार कीमोथेरेपी के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। इसको कॉमनली कीमो रेडिएशन नाम के शब्द से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल स्टेज 2 और स्टेज 3 कैंसर में ज्यादातर किया जाता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा नामक अन्ननली का कैंसर जो ज्यादातर अन्ननली के ऊपरी हिस्से में होता है उसमें कीमो रेडिएशन से ही इलाज संभवित होता है और ऑपरेशन की जरूरत ज्यादातर केसेस में नहीं पड़ती। मगर एडिनोकार्सिनोमा नामक अन्ननली के कैंसर जो अन्ननली के निचले हिस्से में होता है उसमें कीमो रेडिएशन के बाद ऑपरेशन की जरूरत रहती है। अन्ननली के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां 3 प्रकार की होती है: कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी दवाइयां इंजेक्शन के द्वारा या फिर कैप्सूल के रूप में दी जा सकती है। इसके कुछ साइकिल्स होते हैं जो 14 या 21 दिन में दिए जाते हैं। ये दवाइयां कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से और विभाजित होने से रोकती है। टारगेटेड थेरेपी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें कैंसर कोशिकाओं के जीन्स या प्रोटीन्स को टारगेट किया जाता है और उनको बढ़ने से रोका जाता है। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली टारगेटेड थेरेपी में HER2 टारगेटेड थेरेपी और एंटी एंजियोजेनेसिस टारगेटेड थेरेपी शामिल है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर स्टेज 4 कैंसर में किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा इलाज है जो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को सक्षम बनाकर कैंसर से लड़ने में मदद करता है। इस इलाज में चेकपॉइंट इनहिबिटर्स जैसे कि निवोलिमाब और पेम्ब्रोलिजुमाब जैसी दवाइयां शामिल हैं। अगर मरीज खाना निगलने में सक्षम नहीं है तो एक मेटल स्टैंड को अन्ननली में बिठाया जा सकता है जिससे खाने का रास्ता सुनिश्चित किया जा सकता है। जिन केसेस में मेटल स्टैंड डालना संभव नहीं होता है उसमें आपको डॉक्टर एक छोटी सी फीडिंग ट्यूब स्टमक में या फिर छोटी आंत में डालने की सलाह दे सकते हैं। अन्ननली के कैंसर के इलाज के तरीके विभिन्न हैं। कौन सा इलाज आपके मरीज में लागू पड़ता है और कौन से क्रम में इलाज करना चाहिए उसकी सलाह आपके कैंसर विशेषज्ञ ही दे सकते हैं।